मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और नया साल 2024 आज समझना चाहेंगे कहां बनेगा पैसा। नया साल डेट फंड के लिहाज से कैसा रहेगा, इक्विटी निवेश के लिए कैसा रह सकता है साल, गोल्ड रियल एस्टेट के क्या रह सकते हैं हाल, इस पर रहने वाली है हमारी आज की खास चर्चा। और क्योंकि चर्चा खास है इसलिए मेहमान भी हमारे खास हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता और जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। राधिका, विजय जी, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं और हम कह सकते हैं क्या बेहतरीन साल 2023 रहा। और इसी कामना के साथ 2024 की भी हम शुरुआत करने वाले हैं, आप दोनों ही खास एक्सपर्ट्स के साथ। राधिका, आपको याद अगर होगा 2022 के अंत में जब हमने आपके साथ कार्यक्रम किया था, जब हम 2023 के आउटलुक की बात कर रहे थे, तो आपने कुछ ज़रूरी बातें कही थी और ये बहुत उस समय ऐसी स्थिति भी बन रही थी जब हम ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे थे और मंदी के जो हालात है वो काफ़ी, उसकी हवा काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन उसके बिल्कुल उलट हमने 2023 में बाज़ारों को शिखर पर जाते हुए देखा, भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी चमकते हुए देखा। और हाल अभी ऐसा है कि बाज़ार ना सिर्फ शिखर पर है बल्कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बेहतरीन किया है, ख़ास तौर पर 2023 के सेकेंड हाफ में। और वो अभी भी वो जो सिलसिला है राधिका, वो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। क्या ऐसी बड़ी वजह रही है राधिका आपकी नज़र में जो ये एकदम एक जो हमने शुरुआत में देखा था 2023 के, उसके एकदम विपरीत जाकर ये इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाजार में बढ़नी शुरू हुई? सबसे पहले तो नववर्ष की आपको, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी सीख 2023 में रही है कि बाज़ार में हवा बदलते देर नहीं लगती। अगर आप एक साल पहले का, जैसे आपने कहा, मौसम देखें, आउटलुक देखें और आज देखें तो वो कैसे बदला है वो शायद कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता था। और हम बदलाव के कारण डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हवा बदलते देर नहीं लगती। मेरे हिसाब से एक बड़ी चीज़ जो हुई पिछले साल के एंड में, एक साल पहले, ये बहुत एक नर्वसनेस थी कि यूएस में जो रेट्स हैं वो हाइक हो गए हैं। हम ज़ीरो इंटरेस्ट रेट की रेजीम से निकल के एक हाई इंटरेस्ट रेट रेजीम में आ गए हैं। आई थिंक पिछले जो साल में सेकंड हाफ में आपको ये क्लैरिटी मिली है कि अब एक रेट हाइक पीक पे पहुंच गई है और इवेंचुअली अब रेट्स गिरेंगे। तो आई थिंक इससे जो ग्रोथ स्टॉक्स में आपको पेन दिखा, जो जनरली मार्केट में आपको पेन दिखा, वो थोड़ा सा सबड्यूड हो गया है। जहाँ तक इंडिया की बात है, आई थिंक इंडिया में जो इकोनॉमिक नंबर्स, आई थिंक द फेज ऑफ लास्ट ईयर, वो इंस्टाग्राम पे बहुत चला था, वाज लुकिंग लाइक अ वाओ। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लुकिंग लाइक अ वाओ। इंडिया के जो ग्रोथ नंबर्स थे और दूसरा हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर्स थे, इन्फ्लेशन भी कूल डाउन हुआ। तो ये दो तीन चीज़ें हुई। एक तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट का एक जो फियर था वो कम हो गया और इंडिया continued to look good, and I think that is why you had the year we had. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी पिछले साल 2023 में फाइनली हाफ सेंचुरी मारी, 50 लाख करोड़ के एसेट्स क्रॉस किए। और मुझे लगता है कि जैसे देश ग्रो होता जाएगा, म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। हम आज SIP बुक को 17,000 करोड़ पे देखते हैं और SIP अब एक पॉप कल्चर फिनोमेना हो गया है। सबको पता है कि अगर आप किसी ऑडियंस में पूछें कि आपने SIP का नाम सुना है, 80-90% लोगों को पता होगा SIP क्या है, चाहे शुरू नहीं की होगी लेकिन सुना होगा। तो आई थिंक इंडिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियलाइजेशन का दौर आ रहा है और लोगों ने उसमें म्यूचुअल फंड की वैल्यू रिकग्नाइज की, एंड दैट इज व्हाई यू सॉ दिस हाफ सेंचुरी 2023 में। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल अच्छे से समअप किया, और जो कि एक फील भी था, एक ट्रेंड भी था सभी में, लुकिंग लाइक अ वाव। और ये हम उम्मीद करेंगे कि 2024 में ऐसी स्थिति रहे, लेकिन तैयार हमें हर स्थिति के लिए बाजार में रहना होता है। जैसा राधिका ने भी कहा कि फिजा बदलते देर नहीं लगती। विजय जी, आपके साथ जब हमने कार्यक्रम किया था पिछले साल लगभग इसी समय 2023 की शुरुआत में,
तब कुछ हमने आपसे पूछा था कि क्या लग रहा है आपको कि 2023 साल कैसा रह सकता है। आपने कैटेगोरिकली कुछ कैटेगरीज और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की थी। क्या बिल्कुल उसी ढर्रे पर हमने 2023 को जाते हुए देखा है और 2024 में उसी अगर हम ट्रैक पर देखें तो 2024 में क्या कुछ वैसी डेवलपमेंट्स होने की उम्मीद है, कीपिंग इन माइंड कि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स 2024 में अब आएंगे? देखिए, आपको 2022 में हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर इंटरव्यू किया था, 2023 में किया था। तो 2023 के बिगनिंग में हमने कहा था कि इंटरेस्ट रेट का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली राधिका जी की टीम ने एक बहुत अच्छा डेटा निकाला। उन्होंने दिखाया कि इवन राइजिंग इंटरेस्ट रेट में इंडिया में पैसा बनता है। पिछले साल इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेकिन बहुत अच्छा पैसा बना। दूसरा, हमने बात की डेट फंड की, क्योंकि डेट फंड में क्या होता है कि जब आप पिछले साल की बिगनिंग में डेट फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न देख रहे थे वो अच्छे नहीं दिख रहे थे, लेकिन वाईटीएम बहुत अच्छा होते जा रहा था। तो आपने देखा कि 2023 के अंदर डेट फंड ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस दिया। फिर हमने कुछ सेक्टर्स की बात की, जैसे पीएसयू इक्विटी फंड की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंड की बात की, हेल्थ केयर फंड की बात की, ऑटो फंड की बात की और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज फंड की बात की। एक्सेप्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री फंड, वहाँ परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रहा है, बाकी सब में आउटसाइज्ड परफॉर्मेंस रहा है। हाँ, एक जगह हमने बोला कि इक्विटी मार्केट में 2023 में बड़ा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन इक्विटी मार्केट ने हम सबको सरप्राइज किया है। और दूसरा, क्रिप्टो पे जो हम सब मार्केट वाले हैं, हमने बोला क्रिप्टो से दूर रहो, और क्रिप्टो ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की एसेट कैटेगरी है। और एक व्यू था कि नैस्डैक अच्छा नहीं करेगा क्योंकि ग्लोबल मंदी है, बट नैस्डैक ने भी सब लोगों को सरप्राइज किया। तो इन्वेस्टिंग के अंदर होता है, एक तो एक्ट ऑफ कमीशन होता है, एक्ट ऑफ ओमिशन होता है। ओमिशन है कि आप कुछ चीज़ मिस कर जाते हो, उसको इतना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप ज़्यादा गलती नहीं करो। तो एक्ट ऑफ कमीशन जो हमने रिकमेंड किया, बाय एंड लार्ज वही प्ले आउट होता आया। और जैसे हमने अपने बीच में एक दो दफ़े बात की थी कि लार्ज कैप और निफ्टी लेवल पे हमको कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी अगर आप 10 साल 15 साल के रिटर्न निफ्टी के देखो, वो जीडीपी ग्रोथ के आसपास है। स्मॉल कैप के अलावा कहीं कोई बड़ा इस बाजार में रिस्क हमको नहीं लगता है। बिल्कुल सर। मुझे राधिका एक बात बताइए, क्योंकि हम हमेशा से भारतीय अर्थव्यवस्था को शाइनिंग अर्थव्यवस्था के तौर पर, ग्रोथ की गाड़ी हमारी आगे काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है, और जब ग्लोबल अस्थिरता की भी बात हो रही थी, हम एक ऐसी इकोनॉमी थी जो कि बिल्कुल डट कर खड़ी थी, और आगे भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है हमारे ग्रोथ नंबर से भी। पोर्टफोलियो में फिलहाल जब हम नए साल में अभी क्योंकि हमने देखा मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छे पैसे बने निवेशकों के, और निवेशक काफ़ी खुश हुए कि क्या बात है। लेकिन अब 2024 का जो पोर्टफोलियो हो, उसमें कैसे बदलाव करने की ज़रूरत है? आई थिंक इसका आंसर दो पार्ट में है। देखिए, एक तो यस, मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा बना, एंड मैं कई बार मैं किसी से बात कर रही थी कुछ महीनों पहले, तो वो कह रहे थे मैडम माइक्रो कैप फंड में पैसे डाल देंगे, रोज़ ½ % बन जाएगा। अब मैं ऐसी ऐसी बातें सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन सेगमेंट्स में लोग तभी आते हैं जब पिछले एक साल का रिटर्न बहुत अच्छा हो, 30-40%। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें इस सेगमेंट से बहुत बढ़ जाती हैं, और ये तो हम सबको पता है कि साल दर साल 40% रिटर्न कमाना वो होता नहीं है बाज़ार में। तो एक तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस आई थिंक 2024 में मैनेज करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल हो तो मार्केट होपफुली उन्हें बीट कर देता है। लेकिन दूसरा इसका पैमाना ये है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि आप आज स्मॉल कैप में थे, कल लार्ज कैप में कूद जाओ। हमारे यहाँ या तो हम एफडी वाले हो जाते हैं या क्रिप्टो वाले हो जाते हैं, एंड मेरा मंत्रा 2024 का इज़ द मिडिल पाथ। हमारी जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं, एक्चुअली वो इतनी छोटी नहीं रही हैं। आज स्मॉल कैप कंपनी का एवरेज साइज करीब 12-13 हज़ार करोड़ हो गया है, मिड कैप का 37,000 करोड़ हो गया है। तो ये छोटी कंपनीज नहीं रही हैं। और अगर आपको आने वाले भारत के अगले 10 साल की पूरी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन चाहिए, तो आपको लार्ज कैप रखना ज़रूरी है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप भी रखना है, क्योंकि लार्ज कैप में आपके बैंकिंग या टेक या मेटल्स होंगे, लेकिन अगर आपको कैपिटल गुड्स, चाइना प्लस वन, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, डायग्नोस्टिक्स, ऐसे थीम्स चाहिए, तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही शामिल हैं।
तो एक मिडल पाथ वाला पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि 2024 में अगर आप एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो देखें जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का इक्वल मात्रा में मिश्रण है, तो शायद वो आने वाली 10 साल की भारत की इकोनॉमी के लिए ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो आंसर इज अपने एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करिए और थोड़ा मिडिल पाथ की तरफ आइए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि स्मॉल कैप से सीधे आपने जंप किया लार्ज कैप पर। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बीच का रास्ता आप अपना सकते हैं। जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है 40-30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से आप रखिए, सो दैट जो मल्टी कैप कैटेगरी जिसका जिक्र खास किया आप राधिका ने। विजय सर, आपकी नज़र में जो कुछ कैटेगरीज हैं, क्योंकि इक्विटी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया 2023 में, अभी फिलहाल कहां पर निवेश के मौके आपकी नज़र में इक्विटी में किसी को पोर्टफोलियो में पैसा बनाने के लिए रखने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मेरे लिए मुद्दा ये कि इन्वेस्टर को व्यू बेस इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए कि बाज़ार अच्छा लग रहा है इसलिए पैसा डाल दो, बाज़ार ख़राब लग रहा है इसलिए पैसा डाल दो। हमने देखा कोविड के बाद लोग 12,000 से 15,000, 16,000 की निफ्टी से बाज़ार से बाहर बैठ गए पैसा निकाल के। जो आपने बाज़ार में पैसा डाला उसके बाद बाज़ार करेक्ट हुआ, इसका इलाज है। लेकिन जो आपने बाज़ार में पैसा नहीं डाला उसका कोई भी इलाज नहीं है, तो आपको फोमो फीलिंग आती है। तो पहला तो आपको व्यू बेस इन्वेस्टिंग नहीं करना है, अपना अलोकेशन करो 10 साल के हिसाब से कम मार्केट आपको अपसाइड में ज़बरदस्त सरप्राइज करेगा। एक तो ये। दूसरा, कहाँ वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, तो डेफिनेटली लार्ज कैप में वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि लार्ज कैप के जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स थे खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ एफआई का सेलिंग बहुत ज़बरदस्त था पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि उनके पास वो होल्डिंग ज़्यादा थी। डेट का रिटर्न आप देखो, कॉल मनी 670-690 के आसपास हो गया, लिक्विड फंड का YTM 7.5% के आसपास है, फ्लोटर 8% के ऊपर चल रहा है। यहाँ पैसा कंपाउंड होता है, मतलब FD की जैसा नहीं कि आपको टैक्स का प्रोविजन करना पड़ता है। और वही प्रोडक्ट आपको अगर मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज फंड में मिल जावे तो वो डेट का रिटर्न भी काफ़ी टैक्स एफिशिएंट होके निकलता आपके लिए। तो आज अगर किसी को एलोकेशन नया पैसे का डालना है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि लार्ज कैप की तरफ ध्यान दें, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप की तरफ ध्यान दें, क्योंकि फंड मैनेजर कॉल लेगा कि कहाँ उसको अच्छा लग रहा है, मल्टी कैप में उसको मिड कैप में अच्छा लग रहा है या उसको स्मॉल कैप में स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। डेट इक्विटी का एलोकेशन कहाँ करना है वो बैलेंस एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर करेगा, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको टैक्स इंसिडेंस भी नहीं रहता है। और मल्टी एसेट फंड तो बहुत ही अच्छा फंड है, क्योंकि वह मिनिमम 3 एसेट कैटेगरी होती है, उसमें एक डेट और एक इक्विटी तो हो गया। उसके अलावा फंड मैनेजर कभी उसमें गोल्ड डालते हैं, सिल्वर डालते हैं, रीट्स डालते हैं, और वो भी आपको बहुत टैक्स एफिशिएंट तरीके से आपके हाथ में पैसा बनता है। और इंडिया में देखिए जो मल्टी एसेट फंड है, जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अमेजिंग रहा है। 12-13% रिटर्न बनाया है, जो निफ्टी से थोड़ा सा कम है, लेकिन ड्रॉ डाउन निफ्टी से बहुत ज़्यादा कम रहा है। तो अगर आज आपको एलोकेशन करना मेरे हिसाब से तो लार्ज कैप में करिए, बैलेंस एडवांटेज फंड में करिए, मल्टी एसेट फंड में करिए, लेकिन थोड़ा अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रख के चले तो डिसअपॉइंटमेंट आपको कम होगा। ये दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बात हमारे सामने ज़रूर सामने आई है कि 2024 में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कहते हैं ना, वो अपने घोड़ों को लगाम में ज़रूर रखिएगा। ये बात गौर करने लायक है। लेकिन लंबी अवधि के जो निवेशक है उनको टेंशन की बात नहीं, वो अपने लक्ष्य पर बने रहिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नया साल, निवेश बेमिसाल, ऐसे बनेंगे पैसे। 2024 के लिए निवेश स्ट्रैटेजी पर खास चर्चा एडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD CEO राधिका गुप्ता से और JRL मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री हमारे साथ हैं। राधिका, डेट फंड में हमने 2023 में देखा काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो हुआ। डेफिनेटली जो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ डेट म्यूचुअल फंड के साथ, वो टैक्सेशन में बदलाव का था। 2024 में कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के, स्पेशली जब हम अब कुछ समय के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरों में शायद गिरावट आएगी? देखिए, आई थिंक 2023 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा डेट फंड के लिए, क्योंकि मार्च में एक टैक्सेशन चेंज आया, और उस टैक्सेशन चेंज के बाद अब आप डिबेट कर सकते हो कि वो अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ, लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। उसके बाद आई थिंक लोगों ने ना डेट में एलोकेशन थोड़ा
सोच के करने लगे हैं, क्योंकि फाइनली अब वो एक मार्जिनल टैक्स रेट आप देते हैं। आप 7% अगर कमाते हैं डेट पे तो वो फुल टैक्स हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर मुझे पर्सनली डेट एलोकेशन आगे जाके करना है तो जो विजय जी ने बात कही ना, हाइब्रिड फंड के ज़रिए डेट एलोकेशन अब लोग करेंगे। फॉर इंस्टेंस उन्होंने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी की बात की। अगर मुझे डेट और इक्विटी दोनों में एलोकेशन करना है तो बजाय कि मैं अलग इक्विटी खरीदूं और मैं अलग डेट खरीदूं, मैं डेट और इक्विटी एक ही फंड में खरीद के इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकती हूं। एक और मुझे कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है जिसकी हमारी इंडस्ट्री कम बात करती है, जो है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें 75% इक्विटी होता है, 25% डेट होता है। अब वो 75 और 25 आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ करेंगे तो टैक्स कम देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बहुत लोग, और मैंने तो देखा है जो HNIs पहले हाइब्रिड फंड को अवॉइड करते थे कि ये तो बहुत साधारण चीज़ है, वो भी अब बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड इन तरफ देख रहे हैं। इवन मल्टी एसेट फंड, इन फंड्स की तरफ देख रहे हैं कि भाई एलोकेशन करना है तो थाली की तरह कर देते हैं, एक ही उसमें एक ही फंड में दाल और चावल दोनों मिक्स होकर टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। तो आई थिंक वो सोल्यूशन है। दूसरा, अगर किसी को शॉर्ट टर्म एलोकेशन करना है डेट में, 3 साल से कम का एलोकेशन, तो मेरे हिसाब से आर्बिट्राज फंड, जो कि एक हाइब्रिड फंड है लेकिन उसमें इक्विटी एक्सपोजर नेट होता नहीं है, डेट की तरह ही चलता है, वो बहुत एफिशिएंट है। और हमने देखा पिछले साल में 2023 में आर्बिट्राज फंड में एक्चुअली बहुत पैसा आया है क्योंकि टैक्सेशन चेंज हुआ है। अब जहाँ तक आपने बात की प्योर प्ले डेट फंड की, हाँ इंटरेस्ट रेट्स घटने की आउटलुक है, लेकिन मुझे लगता है, और अगर आप डेट फंड में, लॉन्ग टर्म डेट फंड में पैसे डालेंगे तो चांसेस आर आप पैसे कमाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर का गेम है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये जो डेट की टाइमिंग है, एंट्री और एग्जिट, बहुत ऑफन करेक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छे एडवाइज़र की सलाह के साथ होना चाहिए। लेकिन मेरा मंत्रा डेट फंड्स का हाइब्रिड फंड्स की तरफ है। तो डेट में अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो हाइब्रिड फंड के जरिए, क्योंकि टैक्स एफिशिएंट होते हैं और फ़ायदा भी आपको यहाँ पर मिलेगा। राधिका ने यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है। इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर विजय जी डिस्कस करना गोल्ड और रियल एस्टेट, क्योंकि पिछले बार जब आपसे चर्चा हो रही थी उसके बाद हमने देखा गोल्ड और सिल्वर को खासतौर पर चमकते हुए, रियल एस्टेट में एक बार फिर से वहाँ पर भी एक तेज़ी लौटी, स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में। 2024 गोल्ड और रियल एस्टेट के लिए क्या लेकर आ सकता है? देखिए, रियल एस्टेट में जो हमने कोविड के बाद कंटिन्यूसली बात की है कि रियल एस्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन बहुत होंगे, जो जेन्युइन बायर है वो ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है वो इतना रैम्पेंट नहीं है जो हमने 2008 से 2013 के दौर में देखी है, क्योंकि कैश कंपोनेंट इक्विटी मार्केट में, इकोनॉमी में कम होते जा रहा है। और जब कैश कंपोनेंट कम होते जा रहा है तो डेफिनेटली आपको मालूम पड़ेगा कि रियल एस्टेट नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ के आसपास रिटर्न देगा। एक आध ज्योग्राफी में 20% 30% बढ़ेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज इतना ही बढ़ेगा। लेकिन रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे आप खरीदते हो तो आपको पहले 6% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, ब्रोकरेज है, ट्रांजैक्शन चार्जेज है, 1 साल का रिटर्न तो वहीं आपका निकल जाता है। और रियल एस्टेट में आपने पैसा बनाया है, गोल्ड में आपने पैसा बनाया है एक ही कारण से कि आपका होल्डिंग पीरियड लंबा रहा। उतना ही पीरियड अगर आप इक्विटीज़ को दे दें तो आपकी कहानी एक्चुअली दूसरी हो जाएगी एकदम। लेकिन रियल एस्टेट को प्ले करने के दूसरे तरीके हैं ना। अगर रियल एस्टेट के अंदर तेज़ी आ रही है तो आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेने की ज़रूरत क्या है? बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है, और उसमें भी मैं बता रहा हूँ, राधिका जी कंपनी ने एक नोट निकाला था बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज़ के ऊपर कि प्लाईवुड वाली कंपनी कौन सी है, सेरामिक टाइल वाली कंपनी कौन सी है, ऐसी कंपनियाँ जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वायर बनाने वाली कंपनी कौन सी है। जैसे आपको गोल्ड में पैसा डालना है तो गोल्ड में ज़्यादा पैसा बना कि टाइटन में ज़्यादा पैसा बना, आपको ही देखना सिंपल। तो इक्विटी मार्केट ऐसा वंडरफुल व्हीकल है कि जहां आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जिस सेक्टर में आपको अच्छा लग रहा है आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसी सेक्टर का आप एक्सपर्ट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपये आपको डालना है, आप बोलो मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ ना, एक साथ पैसा नहीं डालूंगा, जब चाहिए तब पैसा निकाल लूँगा, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इसके मुकाबले नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि गोल्ड ने 10 साल में अंडर परफॉर्म किया, 7.5% के आसपास रिटर्न था, पिछले साल तो 6% के आसपास रिटर्न था। तो अपना कॉल हुआ था, हमने बोला गोल्ड अच्छा रिटर्न देगा। इस वाली मुझे लगता है गोल्ड रीजनेबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस देगा। रियल एस्टेट ज्योग्राफिक डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रहेगी
और अभी जिस तरह का माल बिक रहा है वो टॉप प्रीमियम सेगमेंट पे मिल रहा है, वो ट्रॉफी हाउसेस हो गए हैं, तो वहाँ रिटर्न कोई देखता नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा तरीका है बिल्डिंग मटेरियल कंपनी से प्ले करने का, जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर मिल जाएगी। बिल्कुल। तो एक स्मार्ट तरीका बताया विजय जी ने दोनों ही एसेट क्लास में निवेश का। अब बहुत इंपॉर्टेंट राधिका, क्योंकि नया साल होता है, नई बिगिनिंग्स का साल होता है, और कई लोग कहते हैं कि नए साल में नए निवेश से प्रवेश क्यों ना किया जाए। तो नए निवेश के पहले किन बातों का ध्यान रखें अभी? एक्चुअली आई थिंक नया साल आता है, हम नई नई चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन मैंने तो देखा है कि बाज़ार में पैसा बनता है पुरानी बोरिंग चीज़ें करने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वक्त। जो आपने पुराना निवेश किया है पिछले साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले, आप उसे लंबे समय तक रखिए। इंडिया एक साल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, और बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं 2023 में। उम्मीद है कि 24 भी अच्छा साल होगा, लेकिन ख़राब भी हो सकता है। इक्विटी मार्केट की हवा का किसी को पता नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ी लेसन, जो पुराना लेसन है, कि इंडिया एक डेकेडल अपॉर्चुनिटी है। अगले 10 साल में अगर आप भारत में निवेश करेंगे तो बहुत पैसा बनने वाला है। मैं म्यूचुअल फंड सीईओ, लेकिन मेरे से आमतौर पे लोग बहुत स्टॉक टिप्स लेते हैं कि अच्छा ये बताओ, मैं दे नहीं सकती। और मैं सच में मानती हूँ कि द स्टॉक टिप ऑफ द डेकेड इज़ जस्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया में SIP करिए, और वो एक डिसिप्लिन्ड तरीके से रखिए, करेक्शंस के थ्रू। और जैसे आपकी इनकम, क्योंकि आपकी खुद की आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी खुद की इंक्रीमेंट्स होंगी, अपने निवेश को भी बढ़ाइए, अपने SIPs को टॉप अप करिए और डिसिप्लिन्ड तरीके से चलाइए। पिछले 5-6 सालों में हम HNI से बात करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर से, लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़, इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक साधारण मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड में एक SIP करने वाला व्यक्ति भी 15, 16, 17, 18% से अपना पैसा कंपाउंड करता है लिक्विडिटी के साथ। तो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स या नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराना दाल चावल हम खाते आए हैं उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। बिल्कुल, और वो सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा है। और इन तमाम सजेशंस के लिए, वो भी साल की शुरुआत में ही, मैं आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करूंगी। राधिका गुप्ता, विजय मंत्री जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी दर्शकों को स्वाति जी एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि 2023 के बिगनिंग में सारे एक्सपर्ट ने बोला कि बाजार में पैसा नहीं बनेगा, बाजार में पैसा बना। तो बाजार में पैसा कोई एक्सपर्ट की वजह से नहीं बनता है, इंडिया स्टोरी से नहीं बनता है। बाजार में पैसा आपका बना आपके व्यवहार से। तो बाजार इकोनॉमी देखने से पहले देखो कि हम उसको होल्ड रख सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपका अच्छा पैसा बनेगा। राइट, बिल्कुल। इस बेहद ही शानदार नोट के साथ इस कार्यक्रम का अंत यही करते हैं। धन्यवाद सभी को, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।